जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है महाजनपद का उदय, दूसरा है मौर्य साम्राज्य का इतिहास और तीसरा है गुप्त साम्राज्य का इतिहास। यदि इस तीनों टॉपिक को अगर एक वीडियो के अंदर कवर किया जाए तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग केवल महाजनपद के उदय के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जितने भी सवाल जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सवालों को भी इस एक वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। और बाकी के जो 2 वीडियो आएंगे उसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के इतिहास और गुप्त साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल हम लोग महाजनपद के उदय से संबंधित बातों को जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। महाजनपद का उदय। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जनपद का मतलब होता क्या है। जन का मतलब होता है व्यक्ति अथवा कबीला और पद का मतलब होता है क्षेत्र। यानी जनपद का मतलब हुआ वह क्षेत्र जहां मानव निवास करते हैं। जनपद को आप अपनी सुविधा के लिए, जानकारी के लिए आप उसको जिला भी कह सकते हैं और कई जिलों को मिलाकर एक राज्य बनता है। तो जनपद का मतलब जिला और महाजनपद का मतलब होता है क्षेत्रीय राज्य या राज्य। तो आपको जनपद और महाजनपद में दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं 6ठी शताब्दी यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 ईस्वी पूर्व का जो समय है उसका क्या महत्व है। 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो बुद्धकालीन युग अथवा प्राक मौर्य युग के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में आरंभिक राज्य अर्थात महाजनपदों का उदय हुआ। तो यहाँ से एक जो सवाल का जो जवाब है वो क्लियर हो जा रहा है। यदि सवाल अगर ये पूछा जाता है कि महाजनपदों का उदय कब हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि महाजनपदों का उदय 6ठी से 4थी शताब्दी से पूर्व हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अन्य टॉपिक की तरफ। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था, मगध साम्राज्य का विकास हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के 600 ईस्वी पूर्व पहले मगध साम्राज्य का विकास हुआ था तथा भारत पर ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण हुआ था। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव आया था। कृषि और शिल्प में लोहे का प्रयोग बढ़ा था। सिक्कों का प्रचलन आरंभ हुआ था। यानी 6ठी शताब्दी में सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। इसके अलावा क्या हुआ था, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ तथा नगरों का उदय हुआ जिसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण इसको इसलिए कहा जाता है कि पहला जो नगरीकरण का जो साक्ष्य मिला था वो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिला था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जब अंत हो गया तो 6ठी शताब्दी के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त हुए अलग अलग जगहों से उसके आधार पे द्वितीय नगरीकरण का पता चला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस अवधि में धर्म सुधार आंदोलन हुआ जिसके फलस्वरूप बौद्ध, जैन एवं अन्य दार्शनिक विचारों का उदय हुआ। और इस शताब्दी का यानी 6ठी शताब्दी से संबंधित जो भी जानकारियाँ हमें मिलती है ये जानकारियाँ हमें पाली साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का महत्व क्या है। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो महाजनपदों की हम लोग बात किए हैं तो इतिहास में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। ये 16 महाजनपद कहाँ हैं, 2 महाजनपद अगर आप देखिएगा कम्बोज और गंधार, तो ये आपको भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाकी के जितने भी आप महाजनपद देख रहे हैं वो भारत के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से महाजनपद हैं। कम्बोज है, गंधार है, मत्स्य है, सूरसेन है, अवंती है, अशक है, वत्स है, मगध है, अंग है, ब्रिजी है, काशी है, मल्ल है, कौशल है, चेदी है, पांचाल है, कुरु है। ते कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद का मतलब है 16 राज्य थे।
छठी शताब्दी के 16 राज्य थे। चलिए अब बात करते हैं जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। तो काशी महाजनपद की राजधानी थी बनारस, जिसको वाराणसी भी कहते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, अयोध्या, साकेत, कुशावती थी। अंग की राजधानी चंपा। मगध की राजधानी राजगीर, जिसको राजगृह भी कहते हैं, पाटलिपुत्र भी कहते हैं, और पाटलिपुत्र जो है वो पटना का प्राचीन नाम है। ब्रिजी की राजधानी वैशाली थी। मल की राजधानी कुशीनारा या पावा। चेदी की राजधानी सौतिवती। वत्स की राजधानी कोशम या कौशाम्बी भी उसको कहते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्रा और काम्पिल्य। शूरसेन की राजधानी मथुरा। मत्स्य की राजधानी बैराट या विराटनगर। अशक की राजधानी पोतन। अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। गंधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक थी। तो ये 16 महाजनपदों की राजधानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको आप नोट करके रख सकते हैं। एग्जाम में आपको मगध से संबंधित ज़्यादा सवाल आता है। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, बाकी भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं जो 16 महाजनपद थे, उस 16 महाजनपद मतलब 16 राज्यों को चलाने का जो शासन प्रणाली था वो कैसा होता था। तो दो प्रणाली होती है, गणतंत्र प्रणाली और राजतंत्र प्रणाली। तो सबसे पहले गणतंत्र प्रणाली को देख लेते हैं। एक राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधि के पास होती है और जिसमें एक सम्राट के बजाय एक निर्वाचित या मनोनीत राष्ट्रपति होता है। गणतंत्र व्यवस्था में निर्वाचित राजा शासन का प्रधान होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, गणतंत्र प्रणाली में क्या होता है, ऐसे जो उस राज्य के जो लोग होते हैं वो अपने राज्य के लिए एक प्रतिनिधि का चयन करते हैं और वो प्रतिनिधि जो होता है उस राज्य का प्रधान होता है और उसके अनुसार वो राज्य को चलाया जाता है। तो इसमें क्या है, अपने प्रतिनिधि का चयन करने का अधिकार जनता को होता है गणतंत्र में। अब राजतंत्र की बात करते हैं। राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक राजा शासन का सर्वेसर्वा होता है। राजतंत्र में राजा निरंकुश शासन करते हैं। राजा शासित जनता द्वारा चुना हुआ नहीं होता है बल्कि वंशानुगत होता है या किसी दूसरे राजा को युद्ध में पराजित करके राजा बनता है। इसको सिंपल सा ऐसा समझ लीजिए। राजतंत्र में होता क्या है, यदि कोई राजा अभी राज्य कर रहा है किसी राज्य के ऊपर, तो आने वाले समय में उसका जो उत्तराधिकारी है यानी उसका जो पुत्र है वो उस राज्यभार को संभालता है और फिर वहाँ से वो उस राज्य पे शासन करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, जनता को अपने लिए एक राजा चुनने का अधिकार नहीं होता है राजतंत्र में, लेकिन गणतंत्र में अपने लिए एक प्रतिनिधि चयन करने का अधिकार जनता को होता है। तो ये मेन डिफरेंस है गणतंत्र में और राजतंत्र में। अब बात करते हैं जो 16 महाजनपद थे उनमें किन में गणतंत्र प्रणाली के तहत राज्य को चलाया जाता था और किस राज्य में राजतंत्र प्रणाली के तहत राज्य को चलाया जाता था। तो जो 16 महाजनपद थे उसमें ब्रिजी और मल्ल को छोड़कर बाकी 14 महाजनपद में राजतंत्रात्मक प्रणाली के तहत शासन को चलाया जाता था। तो ब्रिजी और मल्ल में गणतंत्र प्रणाली के तहत राज्य को चलाया जाता था और बाकी के 14 में राजतंत्रात्मक प्रणाली के तहत चलाया जाता था। तो ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में है मगध साम्राज्य का इतिहास। जो 16 महाजनपद थे उसमें जो मगध जो राज्य था वो सबसे विख्यात और सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। मगध एक प्राचीन तथा शक्तिशाली महाजनपद था, यानी 16 महाजनपद में सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध था। 6ठी तथा 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के काल में यह महाजनपद बहुत शक्तिशाली बन गया। अब इससे एक सवाल निकल के आता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मगध राज्य के उत्थान के क्या कारण थे। तो मगध राज्य के उत्थान या उन्नति के ये सब निम्नलिखित कारण थे। तो आपको एग्जाम में इन सभी को लिखना पड़ेगा पॉइंट वाइज। तो इसको देख लेते हैं पॉइंट वाइज। मगध राज्य के उत्थान के क्या क्या कारण थे। तो पहला जो है वो है इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह थी। राजगीर के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थे जो उसके प्राकृतिक रूप से रक्षा करते थे, यानी मगध की जो राजधानी राजगीर थी इसके इर्द गिर्द पहाड़ियाँ थी जिसको प्राकृतिक रूप से क्या करते थे, बाहरी आक्रमण से इस राज्य की रक्षा करती थी। दूसरा देखते हैं, यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी। चूँकि मगध की जो राजधानी राजगीर थी इसके आसपास में गंगा नदी, सोन नदी, गंडक नदी और पुनपुन नदी बहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ का जो मिट्टी जो है वो उपजाऊ थी। तो वहाँ मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से वहाँ पर कृषि के लिए एकदम उपजाऊ ज़मीन उपलब्ध थी।
तीसरा जो पॉइंट है वो है गंगा और सोन नदियों में नौका द्वारा यातायात की सुविधा भी मगध के समृद्धि का कारण थी, जिसके कारण व्यापार में वृद्धि होती थी। यानी गंगा और सोन नदी का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता था, यातायात के लिए किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर लोहे की खानें स्थित थी। तो चूंकि यहाँ पर लोहे की खानें स्थित थी, इसलिए इस लोहे का उपयोग कृषि यंत्र बनाने में और हथियार बनाने में लोग मगध के राजा करते थे। जिससे क्या कृषि क्षेत्र में भी उन्नति हुआ और हथियार बनाने से क्या होगा, सो उनका जो सैन्य शक्ति था वो और भी मजबूत हो गया। अगला पॉइंट है मगध में हाथी उपलब्ध थे, जिनका व्यवहार कर मगध के शासकों ने सैन्य शक्ति को मजबूत कर लिया था। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि केवल इतना ही कारण नहीं था मगध साम्राज्य के उत्थान का। वहाँ के जो राजा थे उन राजाओं के भी कुछ गुण ऐसे थे जिनके कारण इस राज्य का विस्तार हुआ। जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम इतिहास में दिया गया है जिनका मैत्रीपूर्ण जो व्यवहार था उसके वजह से क्या होता था, सिर्फ मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। यानी केवल युद्ध से ही उन्होंने राज्यों को नहीं जीता, बल्कि अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करके वो राज्यों को अपने मगध साम्राज्य में मिला लेते थे, जिससे क्या होता था, मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मगध साम्राज्य का उत्थान हुआ था। चलिए अब कुछ सवालों को देख लेते हैं जो महाजनपद और मगध से संबंधित जो सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सवाल कुछ इस प्रकार है। पहला सवाल है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग घर बनाकर रहते हैं और मवेशी रखते हैं। दूसरा सवाल है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। जनपद शब्द इंगित करता है, यानी जनपद शब्द किस ओर इशारा करता है, तो जनपद शब्द क्षेत्रीय इकाई की ओर इशारा करता है। महाजनपदों से आप क्या समझते हैं, ये परिभाषा आता है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। महाजनपदों से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर इस प्रकार है। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहते थे। कुल महाजनपदों की संख्या 16 है। अधिकांश महाजनपदों का उदय द्वाब सहित ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में हुआ था। तो इसको इतना आप लोग को नोट कर लेना है। पांचवा सवाल है अजातशत्रु का शासक कौन था। अजातशत्रु कहाँ का शासक था। तो जो अजातशत्रु थे वो मगध के शासक थे। छठा सवाल है पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो इसका उत्तर है पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। सातवां सवाल है शिशुपाल कहाँ का राजा था। इसका उत्तर है शिशुपाल छेदी राज्य का राजा था। आठवां सवाल है अजातशत्रु किसका पुत्र था। इसका उत्तर है अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। नौवां सवाल है नंद वंश की स्थापना किसने की थी। तो नंद वंश की स्थापना 1964 ईसा पूर्व में उग्रसेन अथवा महापद्मनंद ने की थी। 10वां सवाल है मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, यानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। पाटलिपुत्र गंगा, गंडक, सोन और पुनपुन नदी के किनारे स्थित है। 11वां सवाल है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या है, यानी पाटलिपुत्र से पहले इस जगह को किस नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र से पहले इसको पालीब्रोथ के नाम से जाना जाता था। 12वां सवाल देख लेते हैं। 12वां सवाल है मगध साम्राज्य के शासकों के नाम, यानी मगध साम्राज्य के जो भी शासक हुए हैं उनका नाम क्या क्या है। तो बिंबिसार हुए हैं मगध साम्राज्य के शासक, जिनका शासनकाल 544 से लेकर 492 ईस्वी तक था। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक था। उदयभद्र का 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक था। अनिरुद्ध का 444 से 440 ईसा पूर्व तक था। मुंडा का 440 से 437 ईसा पूर्व था। दशक का 437 ईसा पूर्व था। नागदशक का 437 से लेकर 413 ईसा पूर्व तक था। 13वां सवाल है मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था, यानी मगध साम्राज्य में सबसे पहले किस राज्य को जीतकर मिलाया गया। तो मगध साम्राज्य के विस्तार का पहला शिकार अंग महाजनपद था, यानी सबसे पहले अंग महाजनपद पर आक्रमण करके उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। मगध के सम्राट कौन थे, यानी सीधा से इसका समझ लीजिए मगध राज्य का संस्थापक कौन था। तो बिंबिसार जो थे वो मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। 15वां सवाल है मगध कहाँ पर स्थित है। तो मगध दक्षिण बिहार में स्थित है। 16वां सवाल है किन दो महाजनपदों में गणतंत्र शासन व्यवस्था थी। तो वज्जी और मल ऐसे दो महाजनपद थे जहाँ पर गणतंत्र प्रणाली के तहत शासन चलता था।
17वां सवाल है, घनानंद किस सम्राट का समकालीन था? घनानंद सिकंदर सम्राट का समकालीन था। 18वां सवाल है, चेदियों का विख्यात राजा कौन था? तो चेदियों का विख्यात राजा शिशुपाल था। 19वां सवाल है, प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? तो प्रसेनजीत कौशल राज्य के राजा थे। 20वां और अंतिम सवाल है, द्वितीय नगरीकरण का उदय कब हुआ? तो द्वितीय नगरीकरण का उदय 600 से लेकर 321 ईसा पूर्व माना जाता है। तो इस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैंने इस वीडियो में महाजनपद और मगध से संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं उस सबको इसमें कवर करने का प्रयास किया है। यदि फिर भी अगर कोई चीज़ छूट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे, उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।